चलिए भाई, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर मैं आपके सामने एवरी संडे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ। लास्ट संडे जो आपने मॉक दिया है 187 नंबर एसबीआई पीओ मॉक, उसके बेहतरीन अप्रोच और बेहतरीन सोल्यूशन के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। बहुत जल्दी 1-2 तारीख में आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर ही लिया होगा, तो आपके पेपर भी आ गए हैं। तो अच्छी तैयारी करिए, मॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, मॉक का एनालिसिस करिए, है ना? तो चीज़ें बहुत कम समय में बेहतर रिवाइज़। चलते हैं मॉक के सॉल्यूशन की तरफ। 187 नंबर का एसबीआई पीओ मॉक का आपने दिया था संडे को, और देखते हैं इसमें क्या था। क्वांट वाले सेक्शन में चलते हैं, बाकी आप रीजनिंग सार्थक सर से पा जाते हैं सॉल्यूशन, और इंग्लिश मैडम आजकल आपको दे रही है बेहतर सॉल्यूशन। तो चलते हैं अपने क्वांट के सेक्शन में और देखते हैं एक बेहतरीन पेपर क्या था, पेपर का लेवल किस तरीके के सवाल पूछे गए, क्या क्या था, आओ देखा जाए। मिल के सॉल्व करते हैं। आपको हर संडे बताया जाता है मेरी तरफ से सॉल्यूशन, ताकि आप कर लिए हैं तो अप्रोच देख लें, और ना कि नहीं किए हैं तो सीख लें कि हम किस तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चल सबसे पहले क्वांट के सेक्शन में जैसे ही आओगे तो आपको ये पाई चार्ट देखने को मिली होगी। तो डबल पाई ग्राफ की ये, हाँ, डबल पाई ग्राफ की आपको एक डीआई देखने को मिली होगी। क्या था, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी डीआई लगाना हो इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ा करें। एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस बिलो द पाई चार्ट। फर्स्ट जो है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है पहला पाई चार्ट। और दूसरा पाई चार्ट जो है वो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग इन पार्क 5 डिफरेंट डे। अलग अलग दिन जो है फीमेल जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं किस किस पार्क में, कितनी कितनी विजिट कर रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो दे रखा है। अब अगर ग्राफ को ध्यान से देखें हम लोग तो एक बात समझ में आती है कि ये जो पहला है ये मेल प्लस फीमेल का है, मेल प्लस फीमेल का है। और दूसरा किसका है, फीमेल का है। तो अगर पहला मेल प्लस फीमेल का डाटा है, दूसरा फीमेल का डाटा है, तो मेल कहाँ से आए, मेल प्लस फीमेल निकाल कर अगर फीमेल माइनस कर देंगे तो मेल आ जाएगा, है ना? अलग अलग 5 दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे। डन। अब देखो इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू, मेल प्लस फीमेल पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है, 1500। तो ऐसे में आपको पूरी डीआई को डिकोड करने की जरूरत नहीं है। आप बल्कि आप ऐसे समझ लें कि 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू है 15, क्योंकि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारा जोड़ेंगे 100% के बराबर होगा। अगर 100% की वैल्यू 1500 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 15। और 1% की वैल्यू 15 निकाल के रख लीजिए बस। यानी पहला वाला पाई चार्ट को यूज करने के लिए अगर हमें चाहिए होगा कि मंडे और मैन और वुमेन मिलाकर या मेल और फीमेल मिलाकर मंडे को कितने लोगों ने पार्क को विजिट किया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 1% 15 है ना, ये 25% है, बिकॉज दिस इज अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 25% है, 25 × 15 कर दीजिए, 375 मेल और फीमेल मिलाकर हो। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो आप अगेन कह सकते हैं 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 800 है। अगर 100% की वैल्यू 800 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 निकाल के रखिए। और बात करें अगर मंडे की तो ये 30 दिख रहा है, यानी 8 में 30, 30 का गुणा कर देंगे 240 से, 375 से 240 हम घटा देंगे, मेरे पास मंडे के मेल आ जाए। इतनी सी बात है बस, और डीआई में कुछ भी नहीं है। लगाना है, कैलकुलेटिव हो सकती है ये डीआई, बट मुश्किल नहीं है। कैलकुलेटिव हो सकती है बट ये मुश्किल नहीं है। चलिए, चलते हैं 71 नंबर, कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और बाकी को आप खुद लगाएंगे, है ना? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है हमें। टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटिंग पार्क ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। कह रहा है मेल बताइए आप ट्यूसडे के और वेडनेसडे, यानी मुझे मेल निकालने हैं काय काय के ट्यूसडे के
प्लस वेडनेसडे टुगेदर। इसके साथ रेशियो जो बनाना है वो बनाना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग पार्क ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर। मंडे और फ्राइडे मैं निकाल देता हूँ और आप जरा पर गौर फरमाइएगा, ऐसे ही बाकी को लगाइएगा। फीमेल मुझे चाहिए किस किस दिन की, मंडे और फ्राइडे, मंडे प्लस फ्राइडे इधर लिखा है तो दोनों निकालना। अब चलो ग्राफ के पास, आपको मेल चाहिए ट्यूसडे। देखो मेल चाहिए ट्यूसडे की एक लाइन में कैसे लगाएंगे बिना डीआई को डिकोड करेंगे, तो डिकोड करेंगे टाइम में, या आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है और डिकोड कर डालिए। बेटर है कि जितने की जरूरत है उतना ही निकाले ना, क्या जरूरत है डिकोड करने की। आओ देखो, ट्यूसडे की सबसे पहले मेल और फीमेल निकालें। क्या निकालेंगे? सबसे मेल और फीमेल निकालते हैं। देखो मेल और फीमेल सबसे पहले निकाला जाए, तो मेल और फीमेल अगर ट्यूसडे की आप निकालते हो 1% की वैल्यू पर है, ट्यूसडे कितना है 10%, तो 10% की वैल्यू अगर 1% 15 है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150, 150। अब ये 150 क्या है मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये 150 क्या है? मेल और फीमेल मिलाकर है ट्यूसडे, मेल और फीमेल मिला के। मुझे क्या चाहिए? मेल चाहिए। तो ट्यूसडे की मेल निकालने के लिए अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 5% ये दिख रहा है, 5% की वैल्यू 8 बचे 40 हो जाए। 150 में से अगर हम 40 को घटाते हैं तो मेरे पास जो मेल आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 110। सेम प्रोसेस हमें लगाना है कहाँ? वेडनेसडे में। वेडनेसडे की बात करें तो 1% 15 है, यानी 15% की वैल्यू 15 गुणे 15, 15 15 में कितना हो जाएगा मेरी जान? 225। डन हो गई बात, आप समझ पा रहे हैं। वेडनेसडे की बात कर रहे हैं तो 1% 8 है, 10% का मतलब हो जाएगा 10 गुणे 8 मतलब 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हम इसमें से घटा देंगे 145, 145, यानी वेडनेसडे की मेल होंगे 145। दोनों को अगर हम जोड़ें तो 255। दिस इज द मेल ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। साथ ही फीमेल चाहिए फ्राइडे की, तो फीमेल निकालना बहुत आसान है, बिकॉज दूसरा गोला जो है वो फ्राइडे फीमेल का ही है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मंडे की फीमेल चाहिए, मंडे दिख रहा है 30, 1% 8 है, 8 तरीके 24, 240 हो, 240। फ्राइडे की चाहिए फीमेल, फ्राइडे की बात कर लीजिए 25, 25 बटे कितना होता है? 200, 25 बटे 200। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 400, 440 हो जाएगा। बस पहाड़े से काट लीजिए, रेशियो बन जाएगा। 5 के पहाड़े से ये 51 दिख रहा है, और 5 के पहाड़े से 5/40, 5/40, 51 रेशियो 88, 51 रेशियो 88 इस सवाल का जवाब बन जाएगा बिना किसी गलती के। इसी प्रकार से इस डिजाई को निपटाना था। ऑप्शन नंबर बी हम इसको कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही। समझ पाए होंगे आप, यानी 1% की वैल्यू से इस डीआई को बड़े प्यार से लगा। और ऐसा भी कोई डेटा नहीं है जो हम उड़ती नहीं कर सकते, इजीली लगा सकते हैं। मैं एक सवाल और बताना चाहूंगा। आओ देखो, एक सवाल और बताऊं मैं आपको, ये वाला देखो 72। एक और सिखा दूं, जो लोग नहीं सीख पाए एक बार फिर से मौका है। कह रहा है नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग पार्क ऑन सैटरडे। आज सैटरडे की हो रही, अपने पास दिन कौन कौन? फ्राइडे तक, आउटर डाटा का सवाल। सैटरडे की जो फीमेल है वो 20% ज्यादा है मोर देन द मेल विजिटिंग द पार्क ऑन वेनेसडे। वेनेसडे वाले मेल से, वेनेसडे वाले मेल की अगर हम बात करें तो वेनेसडे के जो मेल थे वो कितने थे? 145 अभी निकाला। तो ऐसे भी डाटा को रिलेट कर, यही कहते हैं कि समय बस पूरा डिकोड करोगे क्या काम है। देखो वेनेसडे के मेल से कह रहा है 20% ज्यादा, बड़े आराम से वेनेसडे के मेल कितने निकाले थे पिछले सवाल में, वही डाटा आगे यूज हो रहा है। 145, 145 ये वेनेसडे के मेल है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा वेनेसडे के मेल कितने हैं, आपने पीछे ही निकाला 145। 145 से अगर हम 20% ज्यादा करेंगे यानी 65,
6/5 करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 45, 6 नवा हो जाएगा 54 और 6 दूना 12, 12 और 5, this is 174. What is 174? This is the female visiting on Saturday. This is female visiting on Saturday. Saturday की ये female. There are, if the total number of male visiting the park on Saturday to Tuesday are in the ratio 8 और 11. तेरा जो मेल है पार्क को विजिट करते हैं सैटरडे और ट्यूसडे, सैटरडे और ट्यूसडे, इनका रिलेशन 8 और 11. मतलब ये हुआ कि अगर मैं ट्यूसडे का निकाल लूं तो मेरे पास सैटरडे का आ जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे का मेल हम निकाल सकते. देख लें, पिछले सवाल में निकाला था ट्यूसडे का मेल अगर निकालें. हाँ देखो, ट्यूसडे का मेल यहीं से हम पिछले सवाल से की ही मदद से हम दूसरा सवाल लगा पा रहे हैं. देख रहे हैं आप टेक्निक पकड़ने की. आप हर बार क्या करते हैं, ग्राफ पर जाते. जब हर बार ग्राफ पे जाओगे तो समय लगेगा, थोड़ा दिमाग में लेके चला जाता है कि हमने पहले सवाल में क्या निकाला था. देखो पहले सवाल की मदद से दूसरा इतनी आसानी से लग रहा है. कह रहा है ट्यूसडे के मेल, ट्यूसडे के मेल 110 है. ट्यूसडे के मेल अगर 110 है तो आप खुद देखिए 11 यूनिट कितने के बराबर हुआ, 110 के. 1 यूनिट 10 के बराबर होने से सैटरडे के मेल कितने हो गए, 10 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो 80. ये सैटरडे की मेल और ये सैटरडे फीमेल. अब पूछा क्या है आपसे, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर विजिटिंग द पार्क ऑन सैटरडे. टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल 174 में 80 जोड़ दीजिए, बस बात खत्म. 8 7 15 25 254 इस सवाल का हो गया. आप देखिए कितनी आसानी से हमने पहले सवाल की मदद से ही दूसरा सवाल लगा लिया. नो डाउट आप में से किसी को ये डीआई बहुत कैलकुलेटिव लगी, बट आप अप्रोच तो पकड़िए कि पहले सवाल को हमने डिकोड किया, पहले ही सवाल की मदद से हमने दूसरा सवाल. मेरे भाई मतलब 1 मिनट के अंदर ये दोनों सवाल लगाए जा सकते हैं. 40-50 सेकंड 2 नंबर खींचा आपने, क्या गलत किया, क्या गलत किया आप बताइए. ठीक है, तो इस तरीके से इस डीआई को आप बैठ के लगाएंगे. एक आध सवाल और लगाएंगे बड़े आराम से. देखो वेडनेसडे की फीमेल, वेडनेसडे की फीमेल भी हम लोगों सवाल में निकाला था. बाकी के सवालों ऐसे ही लगाइएगा, आसानी से लग जाएगा. आगे बढ़ते हैं. इस डीआई के बाद एक और डीआई ये थी अपने पास. इस डीआई को भी देखिए कि इस डीआई में क्या सीन. ये डीआई कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. द टेबल शो द पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल इन 4 डिफरेंट सिटी. नोट वोट लिखा हो तो बहुत गौर से पढ़ा करिए. नोट में कह रहा है कि मेल इन ए 700, फीमेल बी और डी की टुगेदर 95. ये नोट दे रखा है. अब जरा इस डीआई को समझना आसान सी डीआई है. आप जरा समझिएगा एक बार इसको कि क्या है पिक्चर. ये जो टोटल पॉपुलेशन दे रखी, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन दे रखी है और ये क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल. तो भैया परसेंटेज ऑफ फीमेल कहाँ से आएगा, पॉपुलेशन से ही आएगा. तो पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालेंगे, फीमेल मिल जाएगा, बचा हुआ परसेंटेज मेल आ जाएगा. अब मेरी बात समझिए, कह रहा था कि ए के जो मेल है वो 700 है और ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 800. अगर टोटल पॉपुलेशन 800 है, मेल उसमें से 700 है, तो क्या फीमेल, ए की जो फीमेल होगी, ए की फीमेल वो 100 हो जाएंगी, आप कहोगे. और इसको इसने दिया कि ये x% के बराबर है. तो हम ये देख लें कि फीमेल आखिर कितने परसेंट के बराबर है. मतलब कि ये जो 100 है, ये टोटल पॉपुलेशन ए की 800 है. 800 का 100 कितने प्रतिशत, 1/8 आप कहोगे सर कितने प्रतिशत है, 12.5%. तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 12.5%. यानी ये जो दे रखा है क्वेश्चन में x%, ये x% है, बल्कि इसकी वैल्यू आ गई 12.5%. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. हो गई बात. देखो बी में 1200 टोटल पॉपुलेशन है, अगर 60% महिलाएं हैं यानी 40% उसमें पुरुष होंगे. छोड़ दीजिए, बी में कुछ भी नहीं करना है. सी की कहानी देखिए, 500 टोटल पॉपुलेशन है, 40% फीमेल है,
मतलब 60% इसमें मेल होंगे। डी की ओर देखो, डी की टोटल पॉपुलेशन 900, उसने बोला था कि डी, बी और डी में मिलाकर कुल महिलाओं की संख्या 945। बी और डी, अगर बी की महिलाओं की संख्या की बात करें तो 1200 का 60% महिलाएं हैं, यानी 12 छके 72, 945 बी प्लस डी की फीमेल है। इसमें से जो बी की फीमेल है वो 12 छके 72, 720 है, 720 है। ठीक, 2 और 7, 2 और 2, 225 फीमेल ये तो है बी की, यानी ये किसकी हो गई, डी की, ये फीमेल हो गई डी की। अब जरा मेरी बात से, 900 डी की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें Y% फीमेल है, यानी मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जो 225 डी की फीमेल है ये 900 का कितने परसेंट, 900 का कितने परसेंट, 9 से काटे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 25% है, 25% है। मतलब ये कि सर ये जो y की वैल्यू आई ये 25% है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 25% आ गई, 25। बस अब डी फिर से आसान हो गई, अब डी फिर से आसान हो, वैल्यू निकालना परसेंटेज की बेसिक डी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम नहीं लगा सकते। आइए चलते हैं जरा पहले सवाल की तरफ। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है आप, पहला सवाल आपसे कह रहा है कि इफ द टोटल पॉपुलेशन इन ई, अब ई कहां से आया, ए बी सी डी, चार ही तो मेरे पास सिटी है, ई मतलब आउटर डाटा का सवाल है। कह रहा है जो ई की टोटल पॉपुलेशन है, ध्यान रहे पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों मिलाकर, कह रहा है ये 2x% लेस देन, 2x% लेस देन है टोटल मेल इन सी, सी के मेल से। अब सी में टोटल पॉपुलेशन 500 है, फीमेल 40% है, यानी मेल कितने हो जाएंगे 60%। तो हमें क्या करना है भैया, हमें 500 का 60% निकालेंगे तो सी के मेल आएंगे। सी के मेल अगर हमें चाहिए तो 500 का 60%, मैं लिख देता हूं कुछ लोगों को ना समझ में आए तो, 60 और भी किया जा सकता है, कितना हो गया 300। 300 से जो ई की कह रहा है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ये 2x% कम है, x की वैल्यू कितनी आई है 12.5, तो 2x कितना होगा 12.5 का डबल 25%, 25% कम हो, 25% कम हो, 25% कम होने का मतलब कि 300, 25% 1/4 यानी ये 3/4 बनेगी। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ ई। आगे कह रहा है कि टोटल फीमेल जो है ई की वो 0.2 टाइम्स दैट ऑफ बी, बी की फीमेल का, बी की फीमेल निकालनी है, देखो बी की फीमेल निकालो, बी की फीमेल, बी की फीमेल, बी की टोटल पॉपुलेशन है 1200, फीमेल है 60 पर, यानी 720, और 720 का 0.2 टाइम्स, 0.2 पॉइंट हटाने के लिए 2/10, 2/10 मतलब 1/5, 2/10 मतलब 1/5 अगर हम करेंगे ये 1/5, तो जैसे ही 1/5 करेंगे आपके पास फीमेल आ जाएंगी ई की, ई की क्या आ जाएंगी फीमेल। डन, 5 से काट लो अगर तो 5 एकम 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 144 आ गया, 144 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंजूसी हमने कहीं नहीं की। अब मेरी बात समझ, आपको बताने हैं ई की मेल, ये आ रही है ई की टोटल पॉपुलेशन, अगर मैं इसको मैं 4 से काट लूं तो 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, 7 त्रिकी 21 और 1 22, यानी 225। दिस इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई, ये ई की टोटल पॉपुलेशन है, जबकि ई की फीमेल कितनी है, ई की फीमेल है 144, तो मेल कितने हो जाएंगे आप भी बता सकते हैं बड़ी आसानी से, मेल आ जाएंगे 225 माइनस 144,
टोटल पॉपुलेशन से फीमेल अगर हम घटा दें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 81, ये आ गया 80। ऐसे करना है इस डी सेकंड नंबर की डीआई को, ऐसे करना है और आप आराम से बैठिए, बैठ के फुर्सत से इस डीआई को लगाइए। समझ रहे? डीआई को फुर्सत से लगाइए, बड़े आराम से बन जाएगी। बिल्कुल भी दिक्कत कहीं नहीं है इस डीआई में। एक एक सवाल पढ़ते जाना है, लगाते जाना है। घुमाया है थोड़ा डीआई को, बट आसान है, मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि कैसे इस डीआई को सजाना है। इजी इजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि टोटल मेल in B and C together is what percent more or less than the total female in D। यानी मुझे B और C के मेल निकालने हैं, वो कितने परसेंट कम या ज्यादा है किससे, D की फीमेल से। कोरिया का भी बच्चा बता सकता है अगर परसेंटेज पढ़ा होगा तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भैया। डीआई लगाइएगा है ना, छोड़िएगा नहीं, डीआई लगानी पड़ेगी, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। आइए अर्थमेटिक की तरफ चलते हैं हम और 88 नंबर क्वेश्चन को लगा। क्या है 88 नंबर सवाल? देख, कह रहा है आपसे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीज्ड बाय 5.75 kg when one student left the क्लास। कह रहा है जब 20 बच्चों की एक क्लास का औसत 5.75 kg बढ़ जाए, जब एक बच्चा क्लास को छोड़ दे। कह रहा है लेकिन a new student join the class then average weight decreases by 2.75 kg। अगर एक नया बच्चा क्लास से जुड़ता है तो औसत वजन 2.75 कम हो जाता है। तो डिफरेंस बताना है आपको न्यू स्टूडेंट के साथ लेफ्ट स्टूडेंट के वेट का, लेफ्ट स्टूडेंट के वेट का और न्यू स्टूडेंट के वेट के डिफरेंस। बड़ा आसान सा सवाल है। आप इस सवाल को दो तरीके से लगाते हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका ट्रेडिशनल, दूसरा तरीका वो जो शॉर्टकट है जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप एक बात बताइए कि अगर 20 स्टूडेंट का एवरेज बढ़ रहा है घट रहा है वो पिक्चर अलग है। मैं कह रहा हूं कि जो 20 स्टूडेंट अगर क्लास में है तो इनका एवरेज वेट कुछ ना कुछ तो पहले से होगा ना, एवरेज वेट कुछ ना कुछ तो पहले से होगा। तो मैंने ये मान लिया मन में कि सर 20 स्टूडेंट्स की का जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट ये x किलोग्राम, ध्यान रखिएगा एवरेज वेट माना ये पहले से। तो टेक्निक क्या है समझना बात, अगर पहले से एवरेज वेट है तो यही कम हो रहा है यही बढ़ रहा है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जब एक बच्चा क्लास से छोड़कर जा रहा है तो आप डायरेक्टली लिखिए एवरेज वेट यानी x, लगाइए माइनस, एक बच्चा क्लास से गया है तो बच्चे हुए 19 और नया वाला जो एवरेज डिक्रीज किया है ना इससे माइनस कर, मल्टीप्लाई कर। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये x माइनस 709.1975 ये बनेगी। ये जो आई वैल्यू ये आती है उस बच्चे की एज, लेफ्ट स्टूडेंट की एज आती है। मैं फिर से समझाऊं आपको, आपको पुराना एवरेज रखना होता है, माइनस लगाना होता है। एक पर्सन गया, 2 पर्सन आया, 3 पर्सन गए, 4 पर्सन आए, एक गया है तो 19 बच्चे और एवरेज जो नया वाला देता है उसका मल्टीप्लाई करते ही जितने लोग गए और आए होते हैं वो डाटा यहां से निकले। सेम यही काम दोबारा करेंगे। पुराना एवरेज है x, एक बच्चा जुड़ा तो 21 हो गया और एवरेज वो खुद ही कह रहा है कि 2.75 इंक्रीज कर, 2.75 इंक्रीज कर जाए। तो मेरे भाई जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये x माइनस 57.75 है। ये क्या आया, ये आया न्यू
स्टूडेंट का एज, और आपको करना कुछ भी नहीं था। आपको अगर ये टेक्निक पता होती तो सिर्फ आपको लेफ्ट स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट की वेट के बीच का डिफरेंस बता, सही। तो डिफरेंस का मतलब कि घटा दें हम वैल्यू को, तो x माइनस 57.75 में से घटा दीजिए x माइनस 709.25। डन। जैसे ही घटाओगे ये x से x हो जाएगा क्या, कैंसिल, x से x कैंसिल, ये माइनस है तो ये जैसी माइनस खुलेगा ब्रैकेट ये प्लस होगा, यानी 57.75 प्लस 709.25 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा 51 पॉइंट। ठीक है, कैलकुलेशन आप करिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, अप्रोच बता, 51.5 ऑप्शन सी हो जाएगा सवाल का जवाब। कुछ इस तरीके से लगाना था, बाकी ट्रेडिशनल तरीका अलग है, ट्रेडिशनल तरीके से लगाते तो फिर थोड़ा सा लेंदी और कैलकुलेटिव होता, बाकी कुछ भी। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इतने प्यारे प्यारे सवाल है यार, वीडियो से आपको सिखाया जाता है कि आप सीखें इन सवालों को, अप्रोच को सीखें, ढूंढ जाएंगे ना, मतलब ऐसे ढूंढोगे दिन में लालटेन लेकर भी ना, तो आपको ऐसे कंटेंट नहीं मिलेंगे जो अपने यहाँ संडे को एवरी संडे कराए जाते हैं। कभी पेपर इजी कराया जाता है, कभी मॉडरेट कराया जाता है, कभी इस तरीके से भी कराया जाता है जिनका बेसिक कंसेप्ट से भी एक स्टेप दो स्टेप ऊपर का रिलेशन हो, जिसको आप मॉडरेट कैटेगरी कह सकते हैं, ताकि सारी चीजों का रिवीजन होता चले। बट आप क्या करते हैं, आप तो आए, पेपर दिए, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो और अच्छी बात है, और बस चले गए, दोबारा तो दिमाग में लेंगे नहीं लोड। यहाँ इसको देखो यार, ऐसा भी क्या था कि जो हमसे नहीं बना, हम नहीं जानते हैं, या सामने वाले ने हमें पढ़ाया नहीं है ना। सीखने के लिए दिया जाता है बेटा, सीखना तो पड़ेगा। कह रहा रवि ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इज रेनिंग एंड 6 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इज नॉट रेनिंग। बारिश के दिनों में रवि की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि बारिश नहीं होती है तो रवि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी को तय करता है। इफ इज एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी 7 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी औसत चाल यानी नॉर्मल चाल, एवरेज चाल, मिड चाल अगर 7 किलोमीटर है, तो कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर बाई व्हेन इट इज रेनिंग, बारिश के दिनों में वो कुल दूरी का कितने प्रतिशत भाग तय करता है। देखो कितना बेसिक पर कितना प्यारा सा सवाल है। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत छोटी सी एक बात बताइए, कि वो बारिश के दिनों में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और बारिश के ना होने के दिनों में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो क्या दूरी बराबर है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसने सिर्फ ये बोला कि बारिश होगी तो मैं 8 से चलूंगा, चाहे मुझे कितनी भी दूरी चला लो, और अगर बारिश नहीं हुई तो मैं 6 से चलूंगा, यानी डिस्टेंस दोनों अलग अलग है। तो मैंने ये माना कि बारिश की डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं, x, तो बारिश, हिंदी में क्या लिखेंगे, बारिश ना होने पर, डिस्टेंस, यही इस सवाल में समझना, डिस्टेंस y होगी, बारिश ना होने पर डिस्टेंस y होगी। तो जब बारिश के दिनों में वो चलेगा तो x किलोमीटर की दूरी को चलेगा 8 की स्पीड से, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना टाइम लगेगा। वहीं y को चलेगा वो 4 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन 4, ये है ना, ठीक। बारिश में 6 से चलता है तो 6 की स्पीड से चलेगा, इतना टाइम लगेगा। जबकि एवरेज स्पीड कह रहा है, एवरेज स्पीड समझना मेरी बात, 7 से है। आप बताइए एवरेज स्पीड क्या होती है जब डिस्टेंस अलग अलग होती है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखते हैं, यही एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अलग अलग होने पर, है ना। तो अगर मैं कहूं कि टोटल टाइम तब कितना लगता है उसको, जब टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड आप बताएंगे, एवरेज स्पीड यानी x प्लस वाई, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन 7,
ये टाइम और ये टाइम दोनों आपस में कर दीजिए बराबर। भाई बारिश के समय लगा समय, बिना बारिश वाला लगा समय दूरी को तय करने में, और एवरेज स्पीड से उसी दूरी को तय करने में, दोनों डिस्टेंस को अगर तय किया जाए तो कितना समय लगेगा, दोनों टाइम आपस में बराबर। बस इसको सॉल्व कर लेना, यही तो समझना था। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज 6x प्लस 8y, 8 छके हो गया 48 बराबर x प्लस वाई बाई 7 है। अभी ये कट रहा है 2 के पहाड़े से, 3x प्लस 4y बटा 24 और ये हो गया x प्लस वाई बाई 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 21x प्लस 7 चौक के 28y, 24x प्लस 24 है। 24x से 21x हटाओगे तो बचेगा कितना, 3x बराबर 4y। 3x बराबर 4y अगर आ रहा है मेरे भाई, तो आप इस बात को कह सकते हो इस तरह, अगर 3x बराबर 4y आ रहा है तो x बटा वाई, x बटा वाई 4/3 हो जाएगा, x बटा वाई कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और आपको बताना क्या था, आपको बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस ही कवर्ड व्हाइल इट वाज रेनिंग, बारिश के दिनों में कितनी दूरी का कितने भाग वो तय कर रहा है। एक्स और वाई क्या आ गई, डिस्टेंस का रेशियो आ गया। तो बारिश के दिनों में जो दूरी तय कर रहा है वो एक्स किससे हमने रिप्रेजेंट किया है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। और कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7। बारिश में 4, बिना बारिश के 3 का रिलेशन आ रहा है ना, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 7। तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इट रेनिंग इज 4/7। 4/7 बड़ा ही प्यारा सवाल मुझे लगा और बड़ी शानदार अप्रोच के साथ, दिस इज 4/7। डन हो गई बात, आया समझ में सबको, दोनों दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, A and B started into a business such that sum invested by A 2/5 of the total sum invested by both of them। दोनों मिलकर जितना सम इन्वेस्ट करते हैं, मैंने माना कि दोनों मिलकर जो टोटल सम इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल सम मैं उसको 5 मान लूं। अगर मैं 5 मान लूं तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि A 2 यूनिट करता है, यानी B जो है ये 3 यूनिट करता होगा। डन। कह रहा है ए इन्वेस्टेड हिज सम फॉर 8 मंथ्स, ए जो है 8 महीने के लिए अपना पैसा लगाता है, ई का पता नहीं है। कह रहा प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी इज 3/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर का मतलब कि टोटल प्रॉफिट। तो मैंने फिर से मान लिया कि सर जो इस बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट वो कितना है, 7। अगर टोटल प्रॉफिट को मैं 7 मान लूं तो कह रहा है बी को मिलने वाला प्रॉफिट 3, बी को 3 है, यानी ए को मिलने वाला प्रॉफिट कितना होगा, 4। ये प्रॉफिट आ गया। कह रहा है बताइए बी ने इन्वेस्टमेंट अपने सम को कितने टाइम के लिए किया है, तो मैंने माना बी ने इन्वेस्टमेंट टी टाइम के लिए अगर किया होगा तो मेरे पास सीधा सीधा रेशियो दिख रहा है और बड़ी आसानी से लगा सकते। 2 × 8/3 इंटू टी की वैल्यू, ए का प्रॉफिट ए के सामने 4, बी का प्रॉफिट बी के सामने 3 से 3 कट गया, 2 से आप काटेंगे इसको 2 बार में और 2 से आप काटेंगे 4 बार में, तो टी की बड़ी खूबसूरत सी वैल्यू 4 मंथ्स आ गया काम। ठीक है, 4 महीनों के लिए इन्होंने लगाया, 4 मंथ के लिए लगाया, दैट्स इट। क्लियर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, क्वेश्चन नंबर 91 बड़े प्यारे प्यारे सवाल है, ये मतलब पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कंटेंट बहुत प्यारा था, एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए बहुत प्यारे कंटेंट और अच्छे कंसेप्ट।
कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, डी अलोन फिनिश द वर्क इन 20 आवर्स, सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन एन आवर्स। ए 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, 15 घंटों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, जबकि सी उसी काम को एन आवर्स में कर सकता है, एन घंटों में कर सकता है। कह रहा है कि ऑल थ्री, ये देखो कितना प्यारा सवाल है, तीनों मिलकर काम करते हैं 5 घंटे, ऑल थ्री वर्क फॉर 5 आवर्स, तीनों मिलकर 5 घंटे तक काम करते हैं। आफ्टर दैट ए लेफ्ट द वर्क, ए काम को छोड़ देता है, बचा हुआ काम जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट। आप मुझे बताइए, अगर तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, 5 घंटे तक करते हैं, उसके बाद एक काम को छोड़ देता है, बचा हुआ काम 3 घंटे में होता है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ए ने सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे ही काम किया, जबकि बी और सी ने 8-8 घंटे काम किए, बी और सी दोनों 8-8 घंटे काम किए। भाई तीनों मिलकर काम को शुरू किए, 5 घंटे काम हुआ, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। तो जब ए ने छोड़ दिया तो ए ने सिर्फ 5 ही घंटे तो काम किया, बी और सी ने बचे हुए काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बी ने 3 घंटे आगे, बी ने भी 3 घंटे आगे किया, सी ने भी 3 घंटे आगे किया, और पीछे का 5 घंटा, यानी बी और सी की वर्किंग कितनी है, 8-8 घंटे की है। तो आपको केवल और केवल एन की वैल्यू बतानी है। आप देखिए कितनी स्मार्ट तरीके से हम इसको निकाल के आपको देते हैं। मैंने कहा मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम लिया, तो किसी ने कह दिया सर 60 आएगा। मैंने कहा फिर लगे हाथ, ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 3। अब जब मुझे इस बात को बहुत अच्छे से पता चल ही गया, जब ये बात मुझे अच्छे से पता चल गई कि ए ने सिर्फ 5 घंटे काम किया है, तो ए की क्षमता है 4 कुल्हड़ फोड़ने की, 5 घंटे में 20 कुल्हड़ फोड़ कर चला गया, 20 कुल्हड़ फोड़ कर चला गया। जबकि बी के हिसाब देखो, बी की क्षमता कितनी है, 3 फोड़ने की, और बी 8 घंटे तक फोड़ता है तो 24 फोड़ता है। दोनों मिलकर कितना फोड़ेंगे, आप कहोगे 44 फोड़ेंगे। 60 कुल्हड़ आपके पास है, 44 ये लोग फोड़ रहे हैं, तो सी ने कितने फोड़े, सी ने जो काम किया वो 16 काम किया, 16 कुल्हड़ फोड़ा। सी ने अगर 16 काम किया, 16 कुल्हड़ को फोड़ा, तो सी ने कितने दिन में 16 फोड़ा, आपने कहा सर सी जो है 8 घंटे में 16 कुल्हड़ फोड़, 8 घंटे में अगर 16 कुल्हड़ फोड़ रहा है, तो सी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी आपने कहा सर 8, ये इंसान सिर्फ 1 घंटे में 2 कुल्हड़ फोड़ सकता। अगर 1 घंटे में 2 कुल्हड़ फोड़ सकता है तो मेरे पास 60 कुल्हड़ है। सी से अगर 60 कुल्हड़ मैं फोड़वाऊं तो 60/2, यानी टोटल आवर्स कितने आ जाएंगे, 30 घंटे आ जाएंगे। 30 आवर्स इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब, 30 आवर्स इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। क्लियर। आप देखिए इस सवाल को लगाने का तरीका, ऐसे किए होंगे आपको मजा आया होगा इसको लगा, नहीं तो थोड़ा सजा लगा गया। 92 नंबर क्वेश्चन देखो, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 कंटेनर है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3। तीनों कंटेनर में क्या क्या है भैया, तीनों कंटेनर में चूना और सिरका है, चूना और सिरका इसमें भी है। रेशियो बैलेंसिंग का सवाल है, ठीक, किस किस रेशियो में है, 5:1, 7:3, 3:4, 5:1, 7:3, 3:4। जबकि कंटेनर की भी कैपेसिटी दे रखा है, कंटेनर की कैपेसिटी का रेशियो 3:5:7, 3 है ये, 5 है और ये 7। कह रहा है कि इन सबको पलट दो एक नए कंटेनर, एक नए कंटेनर में पलट दो इन सबको, तो चूने और सिरके का रेशियो बता दो। देखो ऐसे सवालों को पलटने के लिए मैंने हमेशा बताया आपको कि जब भी मिक्सचर इरिगेशन में एक सवाल मैं कराता हूँ, अगर फाउंडेशन जो लोग पढ़े होंगे उन्हें याद हो कि जब भी ऐसे सवालों को एक जगह पलटना होता है, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, 4 कंटेनर, कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है वो अंदर वाले रेशियो के बराबर होनी चाहिए, यानी यूं कह सकते हैं मोटा मोटी सेम होनी चाहिए। तो आप देखो कि आप अगर गौर से देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि पहले कंटेनर की टोटल वैल्यू बता रहा है 3 यूनिट, जबकि अगर
चूने और सिरके का रेशियो देखोगे तो 5 और 1 मिला के 6 है, यानी ये कंटेनर 6 यूनिट का होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे रहा है 3 यूनिट का। तो मैंने कहा कि मैं फिर यहाँ 2 से कर दूं क्या गुणा? आपने कहा कि हाँ, इसको 2 से गुणा कर दो। इसको आपने 2 से गुणा यहाँ, डन। ये 5, 7 और 3 10 हुई, जबकि ये 5 ही बता रहा है, तो आपने कहा कि यहाँ 2 से गुणा करिए। अब जब इसमें 2 से करोगे, इसमें 2 से करोगे, तो ये तीनों रेशियो एक साथ है ना, यहाँ भी 2 से ही करना। 2 से करोगे तो ये देखो 14 हो जाएगा, 2 से करोगे तो ये 14 हो जाएगा, जबकि आप देख रहे हैं ये 4 3 7 हो रहा है, तो इसका मतलब फिर इसमें भी 2 से करिएगा, तब ये रेशियो बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये टोटल कैपेसिटी अगर 14 है तो अंदर वाले भी यूनिट से जुड़ के 14 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, बस। अब हम इनको आपस में एक जगह पलट दें। अब हम इनको आपस में पलटेंगे एक न्यू कंटेनर में। न्यू कंटेनर में जब पलटोगे आप, तो एल और सी का जो रेशियो बनेगा, कुछ भी नहीं, सारे चूने एक साथ, क्या बताना है, चूने से सिरका ही बताना है, ठीक। सारे चूने एक साथ, अब तो बैलेंस हो गया ना, क्योंकि यह भी 6 हो गया और ये 5 और 1 मिलाकर यह भी 6 हो गया। ये 5 दूना 10 हो गया, तो 7 3 मिला के अंदर वाले भी 10 हो रहे हैं। ये 7 दूना 14 हो रहा है, तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 8 6 14, यह भी हो जा रहा है, यह भी 8 6 14 हो जा रहा है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, अब क्या करना है मेरे भाई, सारे एल एल एक साथ कर दो, यानी 5 7 5 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा। सारे चूने एक साथ कर दो, तो चूने के साथ सिरका एक साथ कर दो, एक नहीं, ध्यान रखिएगा ये 3 नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये 3 नहीं होगा। जब आप इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 6 और ये 8 कंसीडर किया जाए, है ना? तो 7 5 12, 12 और 6 हो गया 18, ये 18 हो गया। 1 और 3 मिला के 4, 4 और 8 मिला के हो जाएंगे 12, बस इनको काट लीजिए। 3, ये रेशियो 3 2 का रेशियो बन जाएगा, ऑप्शन ए हो, ये ऑप्शन। रेशियो बैलेंसिंग का ये सवाल मैं आपको फाउंडेशन में भी कराया हूँ, और जो लोग मेंस बैच में पढ़े होंगे मुझसे मिक्सचर एलिगेशन के पहले चैप्टर में, ये पहला सवाल ही शायद इस तरीके की बैलेंसिंग का है। वो थोड़ा टफ है, ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे फटाफट। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 में कह रहा है आपसे कि 3 वोटिंग बूथ है इन सिटी, एक सिटी में 3 जगह वोट हो रहा है। नंबर ऑफ फर्स्ट बूथ में 52% है, सेकंड बूथ पर 46% है, जो बच जाएंगे वो तीसरे पे होंगे। क्यों? क्योंकि एक सिटी में 3 ही बूथ है, 2 जगह का परसेंट, तो तीसरे जगह का परसेंटेज वहीं से निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट बूथ एंड सेकंड बूथ 3294 है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन ऑल द 3 बूथ, ठीक है। आपने कहा कि सर टोटल वोटर्स, सिटी के टोटल वोटर्स अगर हम लोग 100 मान लो, तो 3 जगह पोलिंग हो रही है, एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, इससे टफ तो मैंने आपको क्लास में कराया। पहले वाले पर 52% मतलब 52, दूसरे वाले पर कितने हैं 46%, 46, तीसरे वाले की चर्चा उसने भी नहीं की, हमने भी नहीं, उसने भी नहीं की, हमने भी नहीं की। 4 और 2 6, ये मैंने कहा कि ये जो 6% की वैल्यू है, यही है 329। अगर 6% इतना है तो 100% कितना होगा, बस हमें ये निकाल लेना। 3294/6 अगर आप करते तो 6 बचे 30 होता है, 2 जाने से 29 होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 नवा 54 हो जाएगा, यानी 54900, तो राइट है, 54900 खींच के लगाया और फट से लग जाने वाला सवाल था, तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन ई हो जाए। आगे बढ़ते हैं, ये प्यारा सा सवाल प्रॉफिट लॉस का 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए बॉट एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क। 20, ए ने क्या किया है, एक सामान को 20% के डिस्काउंट पर खरीदा, यानी अगर उस सामान की एमआरपी 5 हुई तो सामान की सीपी 4 हो गई, 5 के सामान को 4 में खरीद कर लाया है। दुकानदार की तरफ से सेलिंग प्राइस है
पर जिसने खरीदा है उस सामान को उसके लिए वही 4 क्या हो जाएगी सीपी। लाने के बाद क्या करता है वो 10% के लॉस पर बेच देता है। यानी 10 के सामान को वो बेचता है किसी दूसरे को 9 में। आपने कहा कॉमन फंसाइए, तो मैं हमेशा सिखाया हूँ इसको बराबर करना। ठीक है, ये बन गया पिक्चर क्लियर। आगे कह रहा है बताइए उसको कितने परसेंट का लॉस होगा। ही हैड बॉट इट एट मार्क प्राइस। अगर वो उस सामान को एमआरपी पर खरीद कर लाता तो कितने परसेंट का लॉस होगा। अभी वो कितने में खरीद के लाया है 40 में, बेच रहा है कितने में 36 में, 10% का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर वो जो व्यक्ति है अगर उस सामान को एमआरपी पे खरीद के लाता तो एमआरपी कितनी है 50 है। 50 है एमआरपी, एमआरपी पे खरीद के लाएगा तो 50 पे लाएगा, यानी एमआरपी फिर कैसे काम करेगी कॉस्ट प्राइस की तरह। ला के बेचेगा तो 36 पे ही, इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। जब इसमें कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है तो होने वाला लॉस 14 रुपए का होगा किस पर 50 पर, और इंटू 100 तो आप कह सकते हैं कि 28% का लॉस। 28% का मेरी जान लॉस होगा बात 28% इस प्यारा सा बिल्कुल दिमाग में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 कह रहा है आर की शादी 8 साल पहले हुई है और उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 है उसकी शादी की उम्र का। तो आर की शादी आज से 8 साल पहले हुई है। 8 साल पहले आर की शादी, जबकि आर की ये जो प्रेजेंट एज है ये शादी की उम्र का, अगर शादी के समय उसकी उम्र 5 थी तो अब कितनी है 6। आप कह सकते हैं कि सर शादी के समय से प्रेजेंट में जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट है और इसकी वजह है बीच में लगे हुए 8। 1 यूनिट अगर 8 होगा तो शादी के समय उसकी उम्र 8 बचे 40 साल होगी, जबकि प्रेजेंट में 8 6 के 48 साल का आर है। ये बड़े आराम से मैंने खट से लगा लिया। कह रहा है कि उसका जो आर का भाई है वो 10 वर्ष छोटा था उससे एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो शादी के समय उसकी उम्र थी 40 आर की, 10 वर्ष छोटा भाई था। तो जो ब्रो की उम्र होगी वो शादी के समय 30 रही होगी, 30 साल। तो कह रहा है बताइए कि रेशियो आर की प्रेजेंट एज और भाई के शादी की समय वाली एज का। तो आर की प्रेजेंट एज ये और शादी के समय भाई की उम्र 30, यानी रेशियो 48 30, 48 और 30 बन गया। 6 के पहाड़े से काट ले, 6 अठे 48 और 6 बचे 8 और 5 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो गया 8 और डन हो गई बात। आगे क्वेश्चन नंबर 96। 96 कह रहा है आपसे कि दो बोट है एक्स और वाई टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेस अपार्ट फ्रॉम 300 किलोमीटर। दो जगह से चलती हैं, एक बोट एक्स है तो इधर से इधर चलती है, दूसरी बोट वाई है जो इधर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर है। ठीक, कह रहा है बोट एक्स और वाई की जो स्टिल वाटर स्पीड है वो एक्स 8 और 7 है। इसकी 8 किलोमीटर पर आवर ये स्टिल वाटर स्पीड है और इसकी भी ये 7 किलोमीटर पर ये स्टिल वाटर स्पीड। कह रहा है बताइए इफ एक्स प्रोसीड डाउन एंड वाई अप द स्ट्रीम, मतलब अगर एक्स को डाउन स्ट्रीम में चला और वाई को अप स्ट्रीम में चलाया जाए तो ये लोग कब मिलेंगे। आप मुझे बताइए, इससे भी आसान कोई सवाल हो सकता है उमा जी। कह रहा है एक्स को यहां से डाउन स्ट्रीम में चलाए और वाई को इधर से अप स्ट्रीम में चलाइए तो ये लोग कब मिलेंगे। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में चलने के लिए मेरे पास होना क्या चाहिए करंट की चाल। मैंने माना कि करंट की चाल कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर। अगर एक्स किलोमीटर पर आवर है उर्ली निकाल सकते थे। इस सवाल को मैं समझा रहा हूँ कैसे। अगर करंट की चाल एक्स किलोमीटर पर आवर है तो जब डाउन स्ट्रीम में ये वाली बोट चलेगी तो इसकी स्पीड
8 प्लस एक्स हो जाएगी, स्टिल वाटर 8 है, 8 प्लस एक्स की स्पीड से चलेगी इधर पे। जबकि अप स्ट्रीम में ये चलेगी तो आप कहोगे स्टिल वाटर से करंट माइनस कर दीजिए, इससे चलेगी। तो ये लोग आपस में कब मिलेंगे? कॉमन सेंस था मेरे भाई। जब आप 300 किलोमीटर के बीच की दूरी है और इनका मीटिंग टाइम क्या होगा अगर आपको ये निकालना है, तो जैसे ट्रेन वाले सवाल निकालते हैं, 300 किलोमीटर की दूरी है, ये इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या होंगी? जुड़ेंगी। जब आप जोड़ोगे तो एक्स और एक्स कट जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा केवल रिलेटिव स्पीड, यानी चलने के 20 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। चलने के 20 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर? कितना आसान क्वेश्चन है आप बताओ। एकदम इजी इजी सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत कैलकुलेटिव है, मैं हिंट बता दे रहा हूँ। आप लगा सकते हैं, बट ऐसे सवालों को एग्जाम में छोड़ना भी सीखिए। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन का 20 नंबर का एवरेज एच से तो 20 इंटू 20 करिए, 20 इंटू 72.5 करिए, 12 नंबर का सम पाएंगे आप। आगे के 5 नंबर्स का सम ये पा जाएंगे, बीच के 13, 14, 15 का सम दे रखा है, हटा दीजिएगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 14th नंबर, यानी x प्लस 52 की वैल्यू आ जाएगी 40। तो कैलकुलेटिव है, आप इसको करिएगा, कैलकुलेशन है, आराम से बनाइएगा आप इस सवाल को। 98 नंबर क्वेश्चन में आपको बताऊं, 98 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ नया लगा होगा बट है बड़ा बेसिक। कह रहा है एक मिक्सचर है जिसमें x लीटर जूस है और x प्लस 20 लीटर वाटर। जूस की मात्रा कितनी है? आपने कहा x लीटर है, ध्यान रखेंगे रेशियो। जबकि वाटर की मात्रा कितनी है? आपने कहा प्लस 20 लीटर, x प्लस 20 लीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 4/7, इसको कुछ लोगों ने रेशियो पढ़ा, रेशियो नहीं है ये, लीटर है सीधा सीधा। 4/7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, पानी में आपको 4/7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, जैसे 10 लीटर 20 लीटर होता है। तो कह रहा है आपसे कि जूस जो है वो 35% हो जाएगा पूरे मिक्सचर का। अगर जूस 35% होगा तो इसका मतलब कि वाटर 65% है। आपको ना इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ लगाना था कि x तो ऊपर हो जाएगा, नीचे x प्लस 20 और आप इसमें 4/7 को ऐड कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, ये जरा देखो कितना हो रहा है, 5 से काटोगे 7 बार और 5 से काटोगे 13 पचे 65, यानी 7/13 बन। ये मुझे सॉल्व करना था। ये 7 ऊपर आ जाएगा, दिस इज 7x अपॉन यहाँ होगा 7x प्लस 140 प्लस 4, देन दिस इज इक्वल टू 7/13। 7 से 7 कट जाएगा तो 13x इज इक्वल टू 7x प्लस 144, देन 6x की वैल्यू 144 होने की वजह से x की वैल्यू 24, x की वैल्यू 24। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा था बताइए क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन लीटर, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन लीटर बताना। तो क्वांटिटी तो ये है ना, जूस और वाटर, x प्लस 20, x की वैल्यू जूस हो जाएगा 24 और 24 प्लस 20 कर दोगे तो हो जाएगा कितना? 44। और दोनों को जोड़ देंगे तो क्वांटिटी मिक्सचर की 68 लीटर हो जाएगी, 68 लीटर हो जाएगी भाई। ये बढ़िया था। अच्छा ठीक है, ये बढ़िया सा सवाल था, इसको हमें लगाना था और इसको हमें समझना था कि हम इसको कैसे लगा। 99 नंबर पूरा भरोसा है सबने छोड़ा होगा, सुनने लायक था भी क्योंकि डेली आपके रिदम में नहीं रहता है, आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, बट मैं आपको जरूर बताऊंगा। कह रहा है एक अर्धगोलाकार बर्तन है जिसकी कुल सतह क्षेत्रफल 1452 पाई है, ये दूध से भरा हुआ। देखो अर्धगोले का अगर पूरा भरा हुआ है तो अर्धगोले का जो एरिया कवर करता है वो 3 πr² की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1452। फॉर्मूला याद होगा, मैं बार बार कहता हूँ, तभी मैंसुरेट सवाल बनते हैं, अदरवाइज मुश्किल ही होता है बना पाना। पाई से पाई कट गया,
आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 3 चौके 12, 3/24, 3 चौके 12, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 22। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 22। डन। ये क्या है? अर्धगोला था ना, लिखा हुआ है अर्धगोले का बर्तन है और उसके क्षेत्रफल जो है, कुल सतह क्षेत्रफल इतना है। तो ये जो है ये सेमी गोले का एरिया का फॉर्मूला है। डन हो गई बात। अब ये कह रहा है दूध से भरा हुआ, सारा दूध उसी त्रिज्या वाले बेलनकार कैन में डाला जाता है। कौन सी त्रिज्या वाले? 22 वाले। बेलनकार कैन पूरी तरह से दूध से भर जाता है। कह रहा है कि इसी त्रिज्या का एक बेलन है, त्रिज्या वही है, बेलन बेलन की त्रिज्या वही है, और कह रहा है कि इस बेलन की त्रिज्या वाले में एक ये पूरा भरा जाता है। तो कह रहा है कि ये जो बेलन है ये पूरा का पूरा दूध से भर जाता है। ठीक है, तो बेलन कैन की ऊंचाई n सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। तो बेलन कैन की ऊंचाई नहीं है कि कितनी हो, बेलन कैन की ऊंचाई ज्ञात। अब जरा देखो, समझो, देखो क्या है पिक्चर, समझ। कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला आप मान लीजिए कि अगर ऊंचाई को वो n कह रहे हैं, हम लोग हाइट को h ले लेते हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ fluid into cylindrical cane is seam radius. Cylindrical cane is completely filled with the milk. Height n centimeter cylindrical cane. Volume of hemispherical अर्धगोला जिसको कह सकते, hemispherical is equal to the volume of cylindrical cane. ये कंसेप्ट लगेगा, ये कंसेप्ट लगाना। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये होता है 2/3 पाई इंटू आर क्यू। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दोनों फॉर्मूले पर है, ये कट के यहाँ पे एक आर बच जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एच की वैल्यू 2/3 इंटू आर कितना है? 22, क्योंकि रेडियस वही रखी गई है, रेडियस चेंज नहीं है, यानी 44/3। इसको एच कह लीजिए या आप इसको एन कह लीजिए, दोनों से एच कह लीजिए या एन कह लीजिए, दोनों से में 44/3 पी ऑप्शन। डन। सवाल नंबर 100। अगर ये सवाल भी आपसे ना लगे तो भगवान आपके जीने का कोई हक नहीं। आप बिल्कुल वो कर सकते हैं अपने जीवन के साथ जो सोच। सवाल नंबर 100 का जवाब जनता बताएगी कमेंट बॉक्स, 1000 बार बताए हुए सवाल बताने में मजा नहीं, इसका जवाब आप बताएंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स। तो ये था मेरी तरफ से टोटल 100 क्वेश्चंस की कंप्लीट एनालिसिस। मेरी नजर से ये पेपर एक तरीके से मॉडरेट लेवल का पेपर था। आपको ये पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले SBI एग्जाम के लिए भी लोगों को इवन बैंकिंग क्लास तरफ से हार्दिक शुभ, बेहतर तरीके से पेपर दीजिए, अच्छे से विजयी भाव होकर। बहुत बहुत धन्यवाद।